एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज का जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे, हम राइट्स के बारे में बात करने वाले हैं इस टॉपिक में। बिफोर दैट हमें ये पता है कि अनअकैडमी का यूपीएससी सीएससी सबसेशन है वो बहुत ही लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए, उसके बाद जो प्राइस वो है इंक्रीज हो जाएगा बहुत ज़्यादा। तो अगर आपको अभी एनरोल करना है यूपीएससी सीएससी प्रिपरेशन के लिए तो आप ये कोड अप्लाई कर सकते हो SIMPLEYT, और आपको इसके साथ साथ 10% डिस्काउंट भी मिलेगा। सो प्लीज सब्सक्राइब नाउ। Unacademy Aspire is providing you with all India free mock tests for civil services aspirant under UPSC CSE Prelims 2020 of paper 1 JS on every 10th and 25th of every month, and we are providing you with exciting prizes and scholarships also for the top 50 rank holders. And this was conducted on 10th October at 10 AM sharp. एज यू ऑल नो कि हमारे जो है वो 3 बैचेस हैं, बैच प्रिपरेशन है जो कंप्लीट बैच प्रिपरेशन के कोर्सेज हैं जो 5 अक्टूबर से ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। हमारे 3 बैचेस हैं जिसमें जो पहला बैच है वो बाइलिंगुअल में है, दूसरा हिंदी और तीसरा इंग्लिश में है। अब जो पहला बैच है उसमें बाइलिंगुअल, उसका मतलब ये है कि इसमें जो है जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो हिंदी और इंग्लिश में दोनों में होगा, और जो दूसरा है वो कंप्लीट हिंदी में होगा। तो आप जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो, जिसमें आप बहुत इजीली ग्रास्प कर सकते हो जो कंटेंट है, मटेरियल है, तो आप उस बैच के लिए एनरोल कर सकते हो। उसके बाद ये 1 सब्सक्रिप्शन के हमारे देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। हम अपने घर से पढ़ सकते हैं, हमारे पास अनलिमिटेड एक्सेस है सारे कोर्सेज में, टॉप एजुकेटर्स है, फुल सिलेबस कवरेज है, डबल डाउट क्लियरिंग सेशन है, लाइव टेस्ट सीरीज है, स्टडी मटेरियल है जो पीडीएफ फॉर्मेट में हमें दिया गया है, और इसके अंदर हमें प्रॉपर आंसर राइटिंग सेशंस भी लिए जाएंगे जो हमारे प्रॉपर मेंटर और गाइडेंस के अंडर होगा। उसके बाद एक 1 स्टॉप सोल्यूशन है ये कंप्लीट यूपीएससी सीएससी प्रिपरेशन, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रक्चर्ड बैचेस है टॉप एजुकेटर्स के साथ, बैचेस हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल दोनों में है, लेट नाइट और 2 ईयर बैचेस के साथ। यहाँ पे फुल 100% सिलेबस कवरेज है, वास्ट रेंज ऑफ ऑप्शनल्स है, प्रीलिम्स और मेन टेस्ट सीरीज है, डाउट क्लियरिंग क्लासेस है, डेली करंट अफेयर प्रैक्टिस है, और उसके साथ साथ आपको परफॉर्मेंस एनालिसिस भी मिलेगा और इंटरव्यू प्रिपरेशन भी आपकी साइड बाय साइड करेंगे, ताकि आपको एक कंप्लीट बेनिफिट मिले इस कंप्लीट यूपीएससी सीएससी प्रिपरेशन के साथ। अब अगर आप ये सब्सक्राइब करते हो अभी तो आपको 10% ऑफ मिलेगा। तो आपको बस ये कोड अप्लाई करना है SIMPLEYT, और आप ये कोड अप्लाई करके आपको 10% ऑफ मिलेगा। अब जो अनअकैडमी चैंपियंस कॉन्क्लेव वो हमें पता है वो पावर पैक सेशंस में है जो टॉपर्स के साथ है यूपीएससी सीएससी 2019। अब इस कॉन्क्लेव में काफ़ी ज़्यादा सबके लिए अटेंड करने के लिए काफ़ी ज़्यादा मस्ट अटेंड है जितने भी हमारे यूपीएससी सीएससी एस्पिरेंट हैं। अब इसके साथ ही सक्सीड भी हो चुका है कंट्रीज़ के मोस्ट कवर्टेड एग्जाम में जो फ्री टू अटेंड था कॉन्क्लेव, और हमने एक दिन डेडिकेट करा है जिसमें हम ये जान सके कि हमारी जर्नी कैसी रही है 2019 टॉपर्स की। हमें टिप्स और ट्रिक्स मिलते हैं उनसे जिनने क्रैक करा है एग्जाम। तो ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल था हर यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए। यहाँ पे हमारे यहाँ 40 टॉपर्स थे, 10 एजुकेटर्स थे और 14 टॉक्स और डिस्कशंस थे। अब जो डेली करंट अफेयर टेस्ट सीरीज है हमें पता है कि ये पूरी फ्री है और इसके कोई चार्जेस नहीं है, और ये डेली आपको 7:30 प्रोवाइड करेंगे, और जिसमें आपको 20 क्वेश्चंस होंगे और आपको 20 मिनट्स में सॉल्व करना है ये, और इसका जो टोटल मार्क्स होंगे वो 40 मार्क्स होंगे। उसके साथ साथ आपको टेस्ट एनालिसिस के बारे में बताया जाएगा। अगर आपको हमारा ये यूट्यूब चैनल सिंपल कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छा लगा तो आप यूट्यूब, टेलीग्राम, फेसबुक के थ्रू यूपीएससी प्रिपरेशन अनअकैडमी के उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। अब हम बात करते हैं राइट्स के बारे में। हम देखते हैं कि जो पॉलिटिकल डिबेट होता है जहाँ भी हम सुनते हैं वहाँ पे हमें क्या सबसे पहली चीज़ के बारे में हम रेफरेंस करते हैं कि हमारा ये अधिकार है, हमारा ये राइट है। हम जैसे राइट टू वर्क के बारे में बात करते हैं, एजुकेशन के बारे में, अबॉर्शन, लाइफ, फ्री स्पीच, प्रॉपर्टी, और ये सब हम अपनी डेली लाइफ में बहुत यूज़ करते हैं कि हमारा ये मौलिक अधिकार है और हमसे ये कोई नहीं छीन सकता है। अब हम देखते हैं कि इंडिविजुअल्स को सबके लिए राइट दी गई है, और राइट बेसिकली ये बताता है, एक लिमिट देता है इन सबको कि कौन सा होना चाहिए जो स्टेट के लिए है, and what it may be done to them by the state is a familiar position in a political philosophy also।
तो हम ये देखते हैं कि स्टेट जो बात करता है बताता है कि हमारे राइट्स की क्या लिमिटेशन है, और उसके बाद हम देखते हैं हम राइट्स को कैसे डिफाइन करते हैं। तो हम राइट्स को इसलिए ऐसे इस वे में डिफाइन करते हैं कि राइट्स जो है वो हमें एक ड्यू होती है जो हमें मिलती है इज ड्यू टू समवन एज ए ह्यूमन, और जो सिटीजन या फिर ग्रुप या फिर मेंबर ऑफ ग्रुप भी होती है। अब जो राइट होती है वो हमें एंटाइटल होती है कि हम कुछ भी टू डू समथिंग और टू हैव समथिंग डन, like to vote, to speak freely, to avail for public health care facilities and etc. अब जो राइट यहाँ पे जो मेंशन है वो इन शॉर्ट है कि हमें एंटाइटलमेंट मिली है टू एक्ट, और हमें किसी पर्टिकुलर वे में हमें ट्रीट करा जाएगा। अब हम आते हैं राइट्स और ऑब्लिगेशंस में। अब जो राइट्स है और ऑब्लिगेशंस है हम उसका देखते हैं कि बहुत ही ज़्यादा कोरिलेटेड है एक दूसरे से, और इनकी कोरिलेटिव रिलेशनशिप है। इसका मतलब ये है कि एक की राइट जो है वो एक इट ऑब्लिगेट्स अनदर पार्टी या फिर एक एंटिटी को। अब हम देखते हैं कि हमारा जो राइट ऑफ वोट है वो बेसिकली ऑब्लिगेट करता है कि स्टेट को कि लेट मी कि हम एक्सरसाइज कर सके अपना राइट टू वोट फ्रीली और कॉन्शियसली। उसके बाद जो राइट्स है उससे हमें ये एक्सप्रेस करते हैं सर्टेन काइंड ऑफ रिलेशनशिप है टू पार्टीज के बीच में, द राइट होल्डर्स एंड द राइट ऑब्जर्वर्स। अब जो राइट्स है उसके टू फेजेस है, हम सबको पता है कि पहला तो जो पर्सपेक्टिव है राइट होल्डर का, उसका मतलब ये कि हम एंटाइटल्ड है और हमारे परमिशन है टू एक्ट क्योंकि हमारी ये राइट है। और जो दूसरा है जो राइट ऑब्जर्वर की बारे में बात करते हैं वो बेसिकली एक राइट है जो इम्पोज करता है हमारे ऊपर एक ड्यूटी या फिर एक पर्टिकुलर ऑब्लिगेशन। उसके बाद में बात करते हैं हमारी पॉजिटिव एंड नेगेटिव राइट्स के पे। अब जो नेगेटिव राइट्स है वो बेसिकली राइट्स है जो एंटेल होती है नॉन इंटरफेरेंस से। इसका मतलब ये है कि हमारी नेगेटिव राइट जो है उसमें कोई भी नहीं आ सकता है, ना कोई इन्वॉल्व हो सकता है, क्योंकि वो हमारी राइट है जो हमें सोसाइटी से मिली है। जैसे हम लेते हैं राइट टू लिबर्टी, राइट टू राइट, प्रॉपर्टी, ये सब क्या है नेगेटिव राइट्स है। इस राइट्स में क्या होता है कि राइट टू लाइफ में बेसिकली प्रिवेंट करते हैं कि अदर्स फ्रॉम किलिंग मी, बट इट डज नॉट ऑब्लिगेट देम टू डू एनीथिंग पॉजिटिव टू असिस्ट मी टू लिव माय लाइफ टू द फुल। और हम पॉजिटिव राइट्स में ये देखते हैं कि जो राइट्स होती है वो इम्पोज होती है ऑब्लिगेशंस में, और जो अदर लोगों के साथ होती है, और जो स्टेट होता है वो भी ये इंजॉय करता है, फुल इंजॉय करता है अपनी राइट्स को। अब जो नेगेटिव राइट्स है उसमें ज़्यादातर क्या होता है कि स्टेट इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा कम होता है, बट जो पॉजिटिव राइट्स है उसमें स्टेट भी एंजॉय करता है एक राइट्स टू सर्टेन एक्सटेंट। अब एक एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे हेल्थ है, वेलफेयर, एजुकेशन है, इसमें पॉजिटिव इंटरफेरेंस होगा क्योंकि हम यहाँ पे कुछ कर रहे हैं। अब ये पॉजिटिव ऑब्लिगेशन बेसिकली इज ऑन द राइट ऑब्जर्वर्स टू डू समथिंग दैट विल असिस्ट अस इन द एक्सरसाइज ऑफ प्रॉपर राइट। नाउ लेट्स कम ऑन टू द लीगल एंड मॉरल राइट्स। अब जो लीगल राइट्स हमें पता है कि वो बेसिकली हमें किससे मिलते हैं, लॉ से मिलते हैं, और ये क्या होते हैं, एनफोर्सेबल होते हैं कोर्ट्स में। तो इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें पॉजिटिव राइट्स कहते हैं क्योंकि ये इंजॉयड होते हैं और ये अपहेल्ड करते हैं रिगार्डलेस इनका कितना भी मॉरल कंटेंट हो। और जो लीगल राइट्स है वो एक्सटेंड होती है काफ़ी ब्रॉड रेंज ऑफ लीगल रिलेशनशिप में। ये क्लासिक अटेम्प्ट जो हम देखते हैं वो कैटेगराइज करा है इन राइट्स को, जो अंडरटेकन हो, जो पहला पर्सन था जिसने ये इसके बारे में बात करी थी वो था वेस्ले हॉफेल्ड, जिसने फंडामेंटल लीगल कंसेप्शंस के बारे में बात करी थी इन 1923। अब जो हॉफलेड है उसने तो आइडेंटिफाई करे थे 4 लीगल राइट्स। पहला जो है वो है प्रिविलेज और लिबर्टी। अब इसमें क्या होता है, इसमें एक आदमी को अलाउ करते हैं कि वो कर सकता है इस सेंस में कि उसकी कोई ऑब्लिगेशन नहीं होती ऑफ नॉट टू डू इट, बट दे हैव एट अ लिबर्टी टू डू इट। अब जैसे हम इंस्टेंस ले सकते हैं, जैसे पब्लिक हाईवे को कर सकते हैं। सेकंड हम ये ले सकते हैं कि यहाँ पे क्लेम राइट्स हैं जो बेसिस पे ऑफ विच अनदर पर्सन बेसिकली ओज अनदर कोरिस्पॉन्डिंग राइट्स हैं, जो फॉर एग्जाम्पल देखते हैं जो राइट ऑफ वन पर्सन है नॉट टू बी असॉल्टेड बाय अनदर। थर्ड जो इसमें आते हैं हम लीगल राइट्स की बात करते हैं, जिसमें ये जो बेस्ट थॉट होती है वो होती है लीगल एबिलिटीज के ऊपर, हम कितने एम्पावरिंग है कि हम ये कर सकते हैं। जैसे हम ले सकते हैं राइट टू गेट मैरिड एंड द राइट टू वोट। और उसके बाद हम आते हैं जो फोर्थ राइट है वो इम्यूनिटीज के ऊपर है।
इसके अकॉर्डिंग एक पर्सन कैसे अवॉइड कर सकता है जो सब्जेक्ट हो सकता है टू द पावर ऑफ अनदर। जैसे हम इंस्टेंस देखते हैं, जैसे राइट ऑफ यंग, एल्डरली और डिसेबल्ड पीपल इज नॉट टू बी ड्राफ्टेड इनटू आर्मी, तो ये इम्यूनिटी है। तो बेसिकली इनने 4 हमें लीगल राइट्स दिए गए जिनने इन्हें आइडेंटिफाई करे थे, प्रिविलेजेस, क्लेम्स, लीगल्स एंड इम्यूनिटीज। उसके बारे में बात करते हैं कि मॉरल राइट्स क्या है। अब हम देखते हैं काफ़ी रेंज की राइट्स होती हैं जिसमें ये एक लीगल इनका सब्सटेंस नहीं होता है, बट ये हमारे एग्जिस्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे मॉरल क्लेम्स होते हैं। अब जो मॉरल राइट्स होती है वो बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट होता है कि एक आदमी या फिर एक इंसान क्या करेगा और वो किस पर्सपेक्टिव से एक पर्टिकुलर मॉरल और रिलीजियस सिस्टम से है, तो किस पर्सपेक्टिव से वो अपना देगा जो उसके मॉरल रिलीजियस सिस्टम के है। इसके बाद हम कहते हैं जो डेंजर होता है मॉरल राइट्स में वो है कि ये जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉसिबली काफ़ी वेग होते हैं, डीजनरेटेड होते हैं, क्योंकि इनका काफ़ी लिटिल मोर दैन एक्सप्रेशन है व्हाट इज लाइक बेसिकली मॉरली डिजायरेबल। अब हम देखते हैं ये जो व्यू है वो जेरेमी बेंथम ने लिया था, जो एक ब्रिटिश के यूटिलिरियन फिलोसोफर है, और इन्हें रिजेक्ट करा था जो आइडिया ऑफ मॉरल राइट्स है, बिकॉज इन्हें बिलीव करा था कि them to be nothing just more than a mistaken way of describing the legal rights that ought to exist in a society। अब हम बात करते हैं ह्यूमन राइट्स, जो राइट्स के अंदर आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बिकॉज इसमें हमें ये पता चलता है कि जो ह्यूमन राइट्स हैं वो काफी डेवलप हुई है हमारी नेचुरल राइट्स से। जो थ्योरीज ऑफ नेचुरल राइट्स है जो अर्ली मॉडर्न पीरियड में हम जिसकी बात करते हैं, अब ये जो थ्योरी है वो आई कैसे, वो एक्चुअली एक डिजायर से इस्टेब्लिश करिए ताकि एक सम लिमिट हो अपॉन हाउ इंडिविजुअल्स जैसे ट्रीट किए जाएंगे और दूसरे इंडिविजुअल से कैसे ट्रीट हुए जिनके पास पॉलिटिकल पावर है। अब देखते हैं हम 17th सेंचुरी में जो जॉन लॉक है उन्हें सबसे पहले आइडेंटिफाई करा था नेचुरल राइट्स, और जैसे राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। तो ये 3 नेचुरल राइट्स है जो ह्यूमन बीइंग के हैं जो कोई नहीं छीन सकता। और इसके बाद ये जो राइट है उन्हें डिस्क्राइब करा था कि नेचुरल इसलिए बिकॉज यहाँ पे दे वर थॉट टू बी लाइक गॉड गिवन। उनको हमें जो है ये राइट्स है वो भगवान ने दिए और ये हमारे पार्ट है जो हर ह्यूमन नेचर के कोर है। तो नेचुरल राइट्स है वो इसलिए नहीं एग्जिस्ट करते कि वो सिंपली बेसिकली एक मॉरल क्लेम्स है, बट ये इसलिए भी है क्योंकि वो कंसिडर करते और रिफ्लेक्ट करते कि जो फंडामेंटल इनर ह्यूमन ड्राइव्स हैं, अब दे वर द बेसिक कंडीशन जो हमें एक ट्रूली ह्यूमन एक्सपीरियंस एग्जिस्टेंस देगा। अब हम बात करते हैं कि 20th सेंचुरी में जो डिक्लाइन करा था ऑफ रिलीजियस बिलीफ जिससे हमें जिससे वी एक्चुअली led to the secularization of the natural rights theory which were actually reborn in the human rights। अब जो ह्यूमन राइट्स है वो राइट्स है जहाँ पे लोग एंटाइटल होते हैं बाय द वर्च्यू ऑफ बीइंग ह्यूमन, और ये therefore they are like universal rights in the sense that they belong to firstly all human beings rather than to just one particular member of a nation, race, religion, gender, caste, social class and whatever the social distinctions are there in our society। And the human rights are basically fundamental in nature because they are alienable and nobody can take away our basic human rights because they cannot be traded away or revoked। अब यहाँ पे देखते हैं जो मेन सोर्स ऑफ कंटेम्प्रेरी कंसेप्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स है वो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन के अंडर हुआ था ह्यूमन राइट्स जो 1948 में हुआ था। अब जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है इनने बेसिकली 6 फैमिलीज ह्यूमन राइट्स की ली थी और इन्हें 30 आर्टिकल्स बनाए थे। पहला तो है सिक्योरिटी राइट्स जो प्रोटेक्ट करता है पीपल जितने जो क्राइम अगेंस्ट द क्राइम्स। उसके बाद ही हम बात करते हैं लिबर्टी राइट्स जिसमें हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं करेंगे। उसके बाद हमें पॉलिटिकल राइट्स भी दी जाती है, राइट टू वोट, राइट टू पार्टिसिपेट इन पब्लिक ऑफिस। उसके ड्यू प्रोसेस राइट्स मिलती हैं, इक्वालिटी की राइट्स मतलब कैसे ट्रीट करा जाएगा, वेलफेयर के राइट्स, हमें एजुकेशन मिलेगी, देन हमें प्रॉपर जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ मिलेगी। और जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है जो आर्टिकल 30 में बात करते हैं वो इंक्लूड नहीं करता है जो क्लासिकल नेगेटिव राइट्स है जैसे द राइट टू फ्रीडम ऑफ थॉट, कॉन्शियस एंड रिलीजन जो आर्टिकल 18 में है, बट है ऑल्सो एक पॉजिटिव राइट है राइट टू वर्क आर्टिकल 23 है, और जो राइट टू एजुकेशन है आर्टिकल 26 में जो मेंशन करा गया है। अब हम आते हैं जो फाइनल आइडिया है नेचुरल और जो ह्यूमन राइट्स है वो बेसिकली अटैक हुई है, यूटिलिटेरियंस ने अटैक करा है, मार्क्सिस्ट ने और मल्टीकल्चरल थ्योरिस्ट ने।
इन्हें पॉइंट आउट करा है, फर्दर हम जेरेमी बेंथम की बात करेंगे, इन्हें ये बताया है कि जो बेंथम है वो एक्चुअली प्रिपेयर्ड था एक्नॉलेज करने के लिए कि इनकी एग्जिस्टेंस नहीं है जैसे एक पॉजिटिव और लीगल राइट्स की, बट जो नेचुरल राइट्स है वो सब्जेक्टिव भी हैं और वो काफ़ी मेटाफिजिकल एंटिटीज है। जैसे बेंथम ने डिसमिस करा था जैसे जो नॉनसेंस ऑफ स्लिट्स है। उसके बाद हम मार्क्स देखते हैं, अदर हैंड में ये बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑफ मैन है वो काफ़ी ज़्यादा कम है, मोर देन द मीन्स, जितनी भी एडवांस जितने इंटरेस्ट हैं वो सब प्राइवेट प्रॉपर्टी के थ्रू है उनके लिए, और उसके प्राइवेट इंटरेस्ट और प्राइवेट प्रॉपर्टी को काफ़ी ज़्यादा एडवांस करते हैं। उसके बाद हम आते हैं मल्टीकल्चरल थ्योरीज। इन्होंने एक्चुअली क्वेश्चन करा है रेलेवेंस वैल्यू ऑफ ह्यूमन राइट्स और इनका मॉडर्न प्लूरलिस्ट सोसाइटी में, और इस पर्टिकुलर में ये अटेंशन ड्रॉ करा है कि इस एक्सटेंड तक ये जो आइडिया ऑफ ह्यूमन राइट्स है वो रिफ्लेक्ट करेंगे ताकि वो एथनोसेंट्रिज्म हो, और इसमें जो नॉर्म्स वैल्यूज हैं, डोमिनेंट सोशल कल्चरल ग्रुप्स है, प्रेसिडेंस है और जितने भी माइनॉरिटी कल्चरल ग्रुप्स हैं। अब हम आते हैं एंटी कॉलोनियल और पोस्ट कॉलोनियल थ्योरीज में। इसमें हम देखते हैं कि इन्हें पोर्ट्रे करा है जो डॉक्ट्रिन ऑफ ह्यूमन राइट्स है वो बेसिकली एक एग्जाम्पल है कि कैसे एग्जाम्पल है ऑफ कल्चरल इंपीरियलिज्म। अब हम आते हैं 3 जनरेशंस ऑफ राइट। अब जो पहला जनरेशन है वो एक सिविल पॉलिटिकल राइट्स के बारे में, क्योंकि इसमें लोगों ने सिविल और पॉलिटिकल राइट्स फाइट करा था। अब इसमें हम देखते हैं जो राइट जैसे ओन प्रॉपर्टी है, कॉन्ट्रैक्ट्स एनफोर्स कर सकते हैं, लीगल रिकोर्स है, स्पीच, प्रेस, राइट टू होल्ड पब्लिक ऑफिस है, ये सब सिक्योर करते हैं स्टेट ऑफ इक्वल सिटीजनशिप, जो सब सिविल और पॉलिटिकल राइट्स से रिलेटेड है। तो यूजुअली क्या है नेगेटिव इन राइट्स है, क्योंकि ये एक एंटेल करता है कि नॉन इंटरफेरेंस होना चाहिए स्टेट से। और जो अमेरिकन राइट्स मूवमेंट है यहाँ पे फर्स्ट जनरेशन राइट ली गई थी 1960s में, ये एग्जाम्पल है। उसके बाद हम आते हैं सेकेंड जनरेशन ऑफ राइट जो सिर्फ वेलफेयर के टूवर्ड्स है। यहाँ पे हमारे राइट टू एजुकेशन, लाइवलीहुड, एम्प्लॉयमेंट, हेल्थ के बारे में, जो एक पॉजिटिव ऑब्लिगेशन है स्टेट के टूवर्ड कि इनकी ड्यूटी है कि वो अपने सिटीजन्स को ये सब एक्चुअली प्रोवाइड करें और इनकी रियलाइज करें कि सिटीजनशिप बाय केटरिंग टू उनके जितने भी वेलफेयर के थ्रू रिगार्डेड हैं सोशली, इकोनॉमिकली, और जो इनको हम कहते हैं वो है सेकेंड जनरेशन ऑफ राइट। अब इससे ये भी इंश्योर होता है कि जो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और लीगल राइट्स है वो बेसिकली फर्स्ट जनरेशन है और ये काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव बनाता है वेलफेयर राइट्स के थ्रू। अब हम आते हैं थर्ड जनरेशन ऑफ राइट्स में। इसमें जो राइट्स हैं वो कल्चरल मेंबरशिप के थ्रू है। अब जो राइट्स ऑफ कल्चरल मेंबरशिप है उन्होंने वो गेन करी थी टेंशन अपने लेटर हाफ ऑफ 20th सेंचुरी की बात करते हैं। इसमें ये इंक्लूड करा कि जो लैंग्वेज है वो राइट्स है माइनॉरिटी कम्युनिटी की, जो राइट्स है इंडिजिनियस पीपल की, वो हमें प्रिजर्व करनी है क्योंकि ये माइनॉरिटी सेक्शन में है और ये कभी भी मतलब कम हो सकते हैं क्योंकि अगर मेजॉरिटी क्योंकि फिर ये मेजॉरिटी में एसिमिलेट हो जाएंगे। तो हमें उनका बेसिकली क्या प्रिजर्व करना, उनका कल्चर है, इंस्टीट्यूशन है, प्रैक्टिस है, ताकि एक्सरसाइज कर सके अपनी पॉलिटिकल एटोनॉमी में। उसके बाद हम बात करते हैं विल किमलेकाम में। ये एक एमिनेंट मल्टीकल्चरल थ्योरिस्ट है जिन्होंने 3 टाइप्स ऑफ राइट्स बताया था जो नेशनल माइनॉरिटीज के लिए, अदर दैन जो इमिग्रेंट्स के लिए जो एक जगह से दूसरी जगह वॉलंटरी मूव करते हैं, जैसे जो पॉलिटिकल एटोनॉमी, ऑटोनॉमी राइट्स है, जो सेल्फ गवर्नमेंट राइट्स है, पॉलिटिक राइट्स है, जो राइट टू कंजर्व उनकी खुद की प्रैक्टिस है, रिप्रेजेंटेशन वाली राइट्स है जो उनको नेशनल असेंबलीज में मिलनी चाहिए। अब हम बात करते हैं थ्योरी ऑफ नेचुरल राइट्स। अब ये जो थ्योरी है वो किसने दी है, जॉन लॉक ने दी है, जो सेकेंड ट्रीटीज ऑफ सिविल गवर्नमेंट में 1690 में। और जो लॉक सोचता है कि जो स्टेट ऑफ नेचर है इज एज अ बीइंग कंडीशन ऑफ ह्यूमन बीइंग्स इन द एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट। तो बेसिकली स्टेट ऑफ नेचर सबका यही है, कंडीशन जब ह्यूमन बीइंग्स हैं क्योंकि यहाँ पे कोई एब्सेंस ऑफ यहाँ पे कोई गवर्नमेंट नहीं है। अब इस स्टेट ऑफ नेचर में जो है वो सारे मेन जो होते हैं परफेक्ट फ्रीडम में है और इनके जितने भी ऑर्डर है, इनके एक्शंस है वो बेसिकली डिस्पोज करते हैं और डिस्पोजिशंस, और ये सोचते हैं फॉर विद इन द बाउंड्स ऑफ द लॉ जो नेचुरल है। और यहाँ पे इनने ऐड करा है कि यहाँ पे द स्टेट ऑफ इक्वालिटी भी है। अब जो स्टेट ऑफ नेचर उनका एक लॉ है कि ये नेचुरल लॉ है टू गवर्न, सबको गवर्न करना है, or according to the law because liberty is not a license but right to life, property, life to right, liberty and property are basically natural and unalienable
to all the rights of man which cannot be violated by anyone and not even by state. इसमें ये बोल रहे हैं जॉन लॉक की ये जो 3 राइट्स है जैसे हम इसमें इमेज में देख सकते हैं कि जो लाइफ है, लिबर्टी है और फ्रीडम है वो एक नेचुरल राइट है और वो कोई भी हमसे छीन नहीं सकता है और कोई भी वायलेट नहीं कर सकता अगर वो स्टेट ना क्यों ना हो। अब जो स्टेट है वो जो सिविल सोसाइटी ने इस्टेब्लिश करा है थ्रू सोशल कॉन्ट्रैक्ट कि हम सब एक साथ हमने कॉन्ट्रैक्ट करा जिसमें हम ये चाहते हैं कि जो स्टेट है वो हमारी ये राइट प्रोटेक्ट कर सके जो हमारी नेचुरल राइट्स है एक इंसान की। इसके बाद इसमें जो यूटिलिटेरियन का व्यूज था राइट्स में वो था जो आउटलाइन करा था जो हम देखते हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहे हैं इसमें बताने के बारे में राइट्स के बारे में वो है जेरेमी बेंथम जो एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा अनसेटिस्फाइड थे जो नेचुरल राइट्स के बारे में थे तो उन्हें आर्ग्यू करा था जो लॉ मेकर्स हैं उनको प्रिंसिपल्स ऑफ यूटिलिटी यूज़ करना चाहिए था जिससे ये एक्चुअली कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं एक मॉरली साउंड लेजिस्लेशन। और बेंथम ने डिफाइन करते कि प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी का मतलब ये है कि इसमें जो कमांड्स हो गए एक स्टेट का वो बेसिकली मैक्सिमाइज करेंगे यूटिलिटी जैसे जिसका मतलब है ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर इन कम्युनिटी के बीच में। अब इसमें जो कोर मोरालिटी है वो है ह्यूमन वेलफेयर और इनका ग्रेटेस्ट प्लेजर है कि जो उनको ग्रेटेस्ट नंबर में वो लोगों को मिल पाए। सो हमने अपनी प्रेजेंटेशन खत्म कर ली। इफ यू रियली लाइक देन प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर।